आपका इंडिया न्यूज में आपके साथ मैं हूं राजीव। इंडिया न्यूज लेकर आया है आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 सिर्फ 22 मिनट में देश और दुनिया की 222 खबरें। जी हां, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर हम आपको देंगे। मुंबई में बीती रात भारी बारिश हुई है। कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। पानी घुटनों तक जम गया है। अंधेरी वेस्ट हिंद माता, सायन कुर्ला और मिलन सबवे में बारिश की वजह से पानी जमा हो गया है। बारिश की वजह से नालों का पानी सड़क तक आ चुका है, जिसकी वजह से गाड़ियों के चलने में भारी परेशानी हो रही है। मुंबई में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर की वजह से महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटीय इलाके भी बारिश की चपेट में आ सकते हैं। महाराष्ट्र के विरार में नदी के उफान में खेत पर काम करने गए 16 मजदूर बाढ़ में फंस गए। घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मजदूर को बचाया गया। बारिश के चलते विरार के कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। दिल्ली में बारिश की वजह से द्वारका के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। द्वारका सेक्टर 3 और 4 की तरफ जाने वाले रास्ते पर कई फीट पानी भरा है। रोड से गुजरने वाले वाहनों को पानी जमा होने से काफी दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली में बारिश के बाद पैदा हुए हालात से नगर निगम के दावों की पोल फिर से खुल गई है। बारिश का आलम यह है कि द्वारका के कई इलाकों में गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया है। न सिर्फ गली मोहल्लों में बल्कि लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। पानी जमा होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गुजरात के वापी में भी भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के नाडियाड में जल भराव के चलते एक जामनगर जा रही एक सरकारी बस रेलवे ओवरब्रिज के नीचे फंस गई। जल भराव में फंसी बस में 20 यात्री सवार थे। दमकल विभाग ने बस की खिड़कियों के रास्ते यात्रियों को एक एक कर निकाला। गुजरात के गांधीनगर इलाके में एक मकान की दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए। बताया की दीवार काफी जर्जर हो चुकी थी और भारी बारिश के चलते गिर गई। यूपी के मथुरा में हुई जोरदार बारिश के चलते जल भराव ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी। सड़कों पर भरे पानी की वजह से ट्रैफिक लगभग ठप हो गया। यूपी के बलिया में घाघरा की लहरें तटीय इलाकों को तेजी से अपनी चपेट में ले रही हैं। लहरों की कटान के चलते घर, जमीन, खेत सब नदी में समा रहे हैं। एमपी की राजधानी भोपाल में भी मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। बारिश ने यहां भी नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। उत्तराखंड के रामनगर में बाढ़ के बीच एक पिता पुत्र के फंसने की तस्वीरें सामने आईं। कोसी नदी की उफान के बीच हुसैन अपने बेटे सलमान के साथ फंस गए। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बचा लिया गया। जैसे पिता पुत्र नदी के पास गए थे तभी नदी का जल सिर्फ बढ़ता चला गया। पिता पुत्र जब तक कुछ सोच पाते तब तक फंस गए। पिता पुत्र के बाढ़ के बीच फंसने की खबर मिलते ही पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। पिता पुत्र को बचाने के लिए गोताखोरों को नदी में उतारकर इन्हें निकाला गया। सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल के लिए आज भी से बीजेपी मुख्यालय में हर रोज एक मंत्री बैठेगा। बीजेपी दफ्तर में सबसे पहले आज राज्य मंत्री पी राधाकृष्ण बैठेंगे। शाम 4 से 6 बजे तक कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे। जबकि कल यानी गुरुवार को संजीव बालियान, शुक्रवार को निर्मला सीतारमण बीजेपी कार्यकर्ताओं की परेशानी सुनेंगी। बीजेपी अब अपने सांसदों के कामकाज का भी हिसाब रखेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी संसद में अपने सांसदों के द्वारा उठाए गए मुद्दों और कामकाज का रिकॉर्ड रखेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर जासूसी कांड पर आज संसद में हंगामा हो सकता है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा वो इस मामले को संसद में उठाएंगे। कांग्रेस जहां जांच की मांग पर अड़ी है तो वहां केंद्र किसी प्रकार की जांच से इनकार कर चुका है, जबकि गडकरी इसे अफवाह बता चुके हैं। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जासूसी के मुद्दे पर बार बार मीडिया के सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। हालांकि बीजेपी और केंद्र सरकार ने एक बार फिर से जासूसी की खबरों को नकार दिया है। सरकार भले ही जासूसी की खबरों को नकार रही हो, लेकिन कांग्रेस ने संसद में इस मुद्दे को उठाने का मन बना लिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार को जांच करानी चाहिए और इस पर संसद में जवाब भी देना चाहिए। नितिन गडकरी के घर कथित जासूसी की खबरें शांत नहीं हुई थी कि 2 और मंत्रियों घर जासूसी की बातें सामने आई। सूत्रों से खबर है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के घर भी जासूसी से जुड़े उपकरण मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि के विकास पर जोर दिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के समारोह में मोदी ने कहा कि दुनिया का पेट भरने के लिए किसानों की जेब भरनी जरूरी है। मोदी ने कहा ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अब ब्लू रेवोल्यूशन की जरूरत है। ब्लू रेवोल्यूशन को उन्होंने मछली पालन से जोड़ा। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने भारत दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। मोदी के चुनावी नारे सबका साथ सबका विकास से केरी काफी प्रभावित दिखे। केरी ने बयान में कहा कि भारत की नई सरकार की योजना सबका साथ सबका विकास एक ऐसा सिद्धांत और एक ऐसी सोच है जिसका हम समर्थन करना चाहते हैं। चीनी मीडिया ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अंग्रेजी मुखपत्र ग्लोबल विकास एक ऐसा सिद्धांत और एक ऐसी सोच है जिसका हम समर्थन करना चाहते हैं।
चीनी मीडिया ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंग्रेजी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी की कार्यशैली की जमकर तारीफ की। मोदी के 18 घंटे काम करने और सरकारी बाबुओं से भी समय पर आने और तय समय पर अंदर कामकाज निपटाने के निर्देश से चीनी मीडिया काफी प्रभावित है। गौरतलब है कि चीन के नए प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी अपनी सरकार को भ्रष्टाचार मुक्त करने और नौकरशाही में चुस्ती लाने पर जोर दिया था। 3 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी नेपाल की यात्रा पर जाएंगे। 17 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नेपाल के दौरे पर होगा। पीएम मोदी के नेपाल पहुंचने पर नेपाली प्रधानमंत्री सुशील कोइराला प्रोटोकॉल तोड़कर खुद उन्हें लेने हवाई अड्डे आएंगे। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। मोदी 2 दिनों की नेपाल यात्रा पर होंगे। लोकसभा में पहली बार सांसद चुने गए सदस्यों के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने एक बार फिर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। 2 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधायी प्रक्रिया, संसद की समिति व्यवस्था और बजटीय प्रक्रिया के सत्र आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि 16वीं लोकसभा के 543 में से 315 सदस्य पहली बार चुनकर संसद पहुंचे हैं। कर्नाटक के एल्लूर में मराठी बोर्ड हटाने के मामले में भी संसद में हंगामा हो सकता है। शिवसेना और बीजेपी के नेता इस मामले को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सकते हैं। लोकसभा में आज दिल्ली का बजट नॉर्थ ईस्ट के साथ बाढ़ और सूखा को लेकर भी चर्चा हो सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय अहम बैठक करेगा। डीजल पर राज्यों की ओर से लगने वाले टैक्स की वजह से डीजल 7 रुपए तक महंगा हो जाता है, इसलिए केंद्र ने 12 राज्यों को बैठक के लिए बुलाया है। डीजल की कीमतों को लेकर असम, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तराखंड और केरल के अधिकारियों को 30 से 31 जुलाई की बैठक के लिए बुलाया गया। जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ ये बैठक 5-6 अगस्त को होगी। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट को देखते हुए पेट्रोल की कीमतें 50 पैसे से 1 रुपए तक सस्ती हो सकती हैं। संघ की नाराजगी की वजह से केंद्र सरकार ने जीएम क्रॉप के परीक्षण की अनुमति नहीं दी। स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर चावल, कपास और बैगन के परीक्षण पर रोक की मांग की गई। टमाटर की बढ़ती कीमत को लेकर दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा ने अजीबोगरीब बयान दे दिया। प्रभात झा ने कहा कि अमीर लोग खाते हैं टमाटर, जिनके गाल लाल होते हैं उनके पास पैसे होते हैं। साथ ही प्रभात झा ने कहा, जरा सी बढ़ी हुई कीमतों से हमारी सरकार को आंकने की गलती न करें। उधर लाल गाल वाले बयान को लेकर प्रभात झा विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने तो यहां तक कह दिया कि वो भांग खाकर ऐसा बयान दिया होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौनेंद्र मोदी करार दिया है। चौहान ने प्रधानमंत्री पर सत्ता संभालने के बाद मौन धारण कर लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी शासन शैली निरंकुश है। साथ ही दावा किया कि लोगों का मोदी सरकार से मोह भंग हो चुका है। राजस्थान में सरकारी बसों के कर्मचारियों की आज से हड़ताल शुरू हो गई, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान पथ परिवहन निगम के 80 बस अड्डों को निजी हाथ में सौंपने के विरोध में रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने निजी बस चालकों से भी अपील की है कि वो भी बस न चलाएं। सुप्रीम कोर्ट में आज सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की याचिका पर सुनवाई होगी। सुब्रत राय ने जमानत के लिए पैसे जुटाने के लिए खुद को तिहाड़ जेल के गेस्ट हाउस में शिफ्ट करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के सहयोगी मनोज पुनिमिया की इलाज के लिए जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। गुजरात स्नूपगेट मामले में सस्पेंड आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में आज दवा कंपनियों की उस याचिका पर भी सुनवाई होगी जिसमें एपीपीए को दवा की कीमत तय करने के अधिकार को चुनौती दी गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर गाजियाबाद के कौशाम्बी में शिफ्ट हो गए। कल केजरीवाल का सामान दिल्ली लेन वाले घर से कौशाम्बी वाले घर में शिफ्ट हुआ। केजरीवाल अब तक 80,000 रुपए हर महीने किराया दे रहे थे, लेकिन अब पत्नी के नाम से आवंटित घर में रहेंगे। हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। कांग्रेस के बड़े नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने मंगलवार को गुजरात भवन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। आपको बता दें कि चौधरी बीरेंद्र सिंह हरियाणा सीएम हुड्डा से नाराज चल रहे हैं और खुलकर बगावत भी कर दी है। हरियाणा कांग्रेस में बगावत थमने का नाम नहीं ले रही। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि वो इस बाबत आला कमान से बात करेंगे। कैप्टन अजय यादव ने हुड्डा के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, वही हाल विधानसभा चुनाव में भी होगा। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि भले ही उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया हो, लेकिन वो कांग्रेस छोड़ने वाले नहीं हैं। हरियाणा में एक आईएएस ने आला अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया। आईएएस प्रदीप कास्ती के मुताबिक मुख्य सचिव एससी चौधरी ने उन्हें धमकी भरा एसएमएस भेजा। प्रदीप कास्ती का आरोप है कि जल्द ही रिटायर होने जा रहे मुख्य सचिव प्रस्तावित राइट टू सर्विस कमीशन के प्रमुख बनना चाहते हैं।
आरोप है कि इस पद पर नियुक्ति के लिए ही एससी चौधरी दबाव बनाकर अपना काम कराना चाहते थे। हालांकि इस विवाद के बाद मुख्य सचिव ने माफी मांग ली। सिविल सेवा की परीक्षा से सीसेट हटाने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को छात्रों ने यूपीएससी अध्यक्ष डीपी अग्रवाल का पुतला फूका, उनके खिलाफ नारेबाजी की। खबर है कि सीसेट हटाने की मांग को लेकर दिल्ली के मुखर्जी नगर में आमरण अनशन पर बैठे छात्रों को पुलिस जबरन हटा सकती है। यूपीएससी में सीसेट विवाद पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में तेजस्वी यादव ने लिखा है कि हिंदी बैकग्राउंड वाले छात्रों के साथ भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यूपीएससी के परीक्षार्थियों ने पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा से सीसेट हटाने की मांग दोहराई। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार कर रही है और इस पर जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा। अमेठी के शाही परिवार में संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद अब और बढ़ गया है। राज्यसभा सांसद और अमेठी राज परिवार के वारिस संजय सिंह ने अपनी पहली पत्नी गरिमा सिंह पर 20 करोड़ रुपए के लिए बेटे को बहकाने का आरोप लगाया। संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह ने ऐलान किया कि संजय सिंह की दूसरी पत्नी अमिता सिंह को महल में नहीं घुसने देंगी। गरिमा सिंह ने दावा भी किया कि संजय सिंह से उनका तलाक नहीं हुआ है, जबकि संजय सिंह कहते रहे हैं कि उन्होंने 20 साल पहले तलाक दे दिया था। कानपुर ज्योति हत्याकांड में ज्योति के पति पीयूष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पीयूष से पूछताछ कर रही है। वहीं पीयूष ने पुलिस पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए ज्योति हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। पुलिस का कहना है ज्योति मर्डर केस में पीयूष ही मुख्य संदिग्ध है। पुलिस उसके फिंगरप्रिंट, बाल और नाखूनों के सैंपल लेकर उसकी फोरेंसिक जांच कराएगी। पुलिस पीयूष की कॉल डिटेल भी खंगालेगी। तो पीयूष ने पुलिस पर जांच भटकाने का आरोप लगाया, कहा उसे जबरदस्ती फंसाने की कोशिश हो रही है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने कहा लूटपाट के इरादे से हत्या नहीं की गई और न ही महिला के साथ कोई गलत काम किया गया। अब तक की जांच में पुलिस का मानना है कि पीयूष ने घटना की जानकारी देरी से दी, इसीलिए वो शक के घेरे में है। शक की एक वजह यह भी है कि हत्या से पहले पीयूष जब पत्नी के साथ रेस्टोरेंट गया तो उसने दूसरे कपड़े पहने थे, जबकि थाने में शिकायत के दौरान दूसरे। ज्योति मर्डर केस में पुलिस ने पीयूष की गर्लफ्रेंड को भी गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक इस लड़की से पीयूष की पिछले दिनों सैकड़ों बार बात हुई। मोबाइल से व्हाट्सएप सहित दूसरे माध्यमों से कई बार मैसेजिंग भी हुई। ज्योति के पिता ने भी दामाद पर हत्या का शक जताया। उन्होंने कहा कि मैं दामाद की बातों से संतुष्ट नहीं। कानपुर में रविवार की रात पति के साथ कार से जा रही ज्योति को बदमाशों ने कार रोककर पति के साथ मारपीट की और ज्योति को ले जाकर उसकी हत्या कर दी। बेंगलुरु के एक स्कूल में पहली कक्षा की छात्रा से रेप केस में गिरफ्तार स्केटिंग इंस्ट्रक्टर को पुलिस ने छोड़ दिया है। पुलिस ने दावा किया बच्ची से रेप स्केटिंग इंस्ट्रक्टर शामिल नहीं था। पुलिस ने गलती से उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस कमिश्नर एमएन रेड्डी ने यह भी दावा किया कि मासूम बच्ची के साथ रेप नहीं बल्कि गैंगरेप किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों दूसरे स्कूलों में जिम इंस्ट्रक्टर हैं। दिल्ली में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के मामले में 3 नाबालिग समेत 5 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपियों में से एक सीआरपीएफ का जवान भी है। उत्तम नगर की इस लड़की का आरोप है कि 19 जुलाई को जब वो स्कूल जा रही थी तो उसके 2 पड़ोसी उसे बाहरी दिल्ली के झरोदा कला ले गए। यहाँ उसके 3 और साथी आ गए, फिर सबने बारी बारी से रेप किया। 5 आरोपियों में से 4 लड़की के पड़ोसी हैं। पीड़ित लड़की का आरोप है कि गैंगरेप का एमएमएस बनाया गया और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। यूपी के हमीरपुर में एक छात्रा को अगवा करके गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार के मुताबिक लड़की को जहर देकर मारा गया। पुलिस ने अब तक मामले की रिपोर्ट तक नहीं लिखी है। इलाहाबाद में एक 7 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया। लोगों ने आरोपी को पीट पीट कर आधमरा कर दिया। अभिनेता सलमान खान के नाम से बने फेसबुक अकाउंट से एक मॉडल के साथ अश्लील चैटिंग का मामला सामने आया है। मॉडल तुलसी चौधरी ने 26 जुलाई को वनराई पुलिस स्टेशन के साइबर सेल में अश्लील चैटिंग की शिकायत की। मुंबई के बंदाई थाना की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में संदिग्ध हालात में अपार्टमेंट से गिरकर एक महिला की मौत हो गई। महिला अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर से गिरी। घटना के वक्त महिला का पति और 2 बच्चे घर पर ही थे। पुलिस ने पूछताछ के लिए महिला के पति को हिरासत में लिया है। हिमाचल के शिमला में यात्रियों से भरी एक बस गहरी खाई में जाकर गिर गई, जिससे 21 लोगों की मौत हो गई। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मरने वालों की तादाद अभी बढ़ सकती है। मरने वालों में अधिकतर लोग स्थानीय ही थे। दुर्गम और गहरी खाई होने की वजह से बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है। प्रशासन मेडिकल टीम के साथ मौके पर मौजूद है। शवों को निकालने का काम जारी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पहाड़ से कटकर पत्थर और मिट्टी एक कार पर जा गिरे, जिससे सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। खबर देने के बावजूद पुलिस और प्रशासन मौके पर देर से पहुंचा। तब तक स्थानीय लोगों ने मलबे के नीचे से कार को खोदकर शव निकाल लिए थे। बिहार के औरंगाबाद में सड़क हादसे में 12 कांवड़ियों की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मृतकों का शव उठाने को लेकर स्थानीय विधायक रश्मि ज्योति और एसपी उपेंद्र शर्मा के बीच नोकझोंक हो गई।
दरअसल गुस्साए कांवड़िए शव को घटनास्थल से उठाने नहीं दे रहे थे। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई विधायक रश्मि ज्योति कर रही थी। गुजरात के मेहसाणा में ईद की नमाज अदा करते समय ईदगाह की दीवार गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस जर्जर दीवार की मरम्मत का काम चल रहा था। लखनऊ में एक सड़क हादसे में हुई युवक की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस से लोगों की बीच झड़प भी हुई, जिस पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। यूपी के कन्नौज में प्राइवेट नर्सिंग होम में डॉक्टर की लापरवाही से डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से नाराज परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ भी की। मुंबई के अंधेरी में लॉकअप में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। चेन स्नैचिंग के आरोप में गिरफ्तार हुआ था युवक। आरोपी के परिवार के मुताबिक जेल में पुलिस ने उसके साथ ज्यादती की थी। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में बीएसईएस की लापरवाही से 60 साल के व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। लोगों के मुताबिक बिजली के खुले तार के विषय में बीएसईएस को कई बार बताया गया, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में ई रिक्शा की टक्कर से 2.5 साल की मासूम की मौत हो गई। एक मां अपने 2.5 साल के बच्चे को गोद में लेकर रास्ते से गुजर रही थी, तभी पीछे से आ रहे ई रिक्शा ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से बच्चा उसकी गोद से छूटकर खौलते तेल से भरी कढ़ाई में जा गिरा। मां ने बच्चे को कढ़ाई से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। हादसे के बाद से रिक्शे का ड्राइवर फरार है। पुलिस उसकी जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में लूट को अंजाम देकर फायरिंग कर भागते हुए लुटेरों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। दरअसल 28 जुलाई को नोवेल्टी सिनेमा के पास भीड़ भरे इलाके में बदमाश 2 लाख रुपए लूटकर भाग रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया था। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार टीएमसी सांसद तापस के बचाव में खड़ी हो गई है। विरोधी दलों की महिलाओं को रेप कराने की धमकी देने वाले टीएमसी सांसद तापस के पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ बंगाल सरकार हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में अपील करेगी। सोमवार को हाईकोर्ट ने सीआईडी को आदेश दिया था तापस के खिलाफ एफआईआर की जाए और 1 सितंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक फैले आतंकी नेटवर्क पर बड़ा खुलासा हुआ है। कोलकाता के अलीपुर जेल में बंद आतंकी के पाकिस्तान से संपर्क होने की बात सामने आई। खुलासा हुआ है कि अलीपुर जेल में बंद आतंकी पाकिस्तान में लश्कर के आतंकियों से फोन के जरिए संपर्क में थे। खुफिया एजेंसियों ने इस बातचीत को टेप किया, जिसके बाद अलीपुर जेल में बंद आतंकी असफुद्दीन को पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया। असफुद्दीन दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े आतंकी अब्दुल सुभान का भतीजा है। सुभान ने असफुद्दीन से फंड जुटाने को कहा था। सुभान के कहने पर असफुद्दीन पाकिस्तान में लश्कर आतंकियों से बात करता था। 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लश्कर तैयबा के बड़े आतंकी अब्दुल सुभान को गिरफ्तार किया था। बीती 10 जुलाई को पुणे के दगड़ू शाह मंदिर के पास फरसखाना थाने के सामने हुए बम धमाके की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस ने इन तस्वीरों के सहारे उन 2 लोगों का स्केच तैयार किया है जिन्होंने बम प्लांट किया था। ये धमाका चोरी की एक मोटरसाइकिल पर रखे बम के जरिए किया गया। मोटरसाइकिल 25 जून को एक लोकल कोर्ट से चुराई गई थी। मोटरसाइकिल एक पुलिस वाले की थी, जिसकी उसने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पुरुलिया जिले के दौरे पर जा रही हैं। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह मनाए जाने की वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पुरुलिया दौरे के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। टाटा समूह अगले 3 साल में $35 अरब का निवेश करेगा। इसके बाद उसका बाजार दुनिया की 25 बड़ी कंपनियों की तुलना वाला हो जाएगा। टाटा समूह की कमाई फिर से $100 अरब का आंकड़ा पार कर गई है। 2013-14 में समूह की आमदनी 18.5% बढ़कर 6,24,757 करोड़ रुपए रही। 2014-15 में जीडीपी वृद्धि दर 5.2 से 5.7% रहने का अनुमान है। मोदी सरकार इस साल के आखिर तक 50 जरूरी दवाओं को मुफ्त मुहैया कराने की तैयारी में है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई के चचेरे भाई हशमत खलील करजई की मौत हो गई। खलील करजई की मौत अफगानिस्तान के दक्षिणी कंधार प्रांत में एक आत्मघाती बम हमले में हुई। हमलावर ईद उल फितर के मेहमानों में शामिल था। ईद की बधाई देने के बहाने खलील के घर पहुंचा और विस्फोट से खुद को उड़ा लिया। यूक्रेन में जारी हिंसा के बीच यूरोपीय संघ के देशों ने रूस के खिलाफ व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। रूस ने पश्चिमी देशों से पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष विराम के लिए यूक्रेन सरकार पर दबाव डालने की मांग की है। मंगलवार को गाजा में जारी हिंसा में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष में अब तक 1100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को लीबिया छोड़ने और वहां यात्रा नहीं करने की चेतावनी दी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लीबिया से भारतीयों की स्वदेश वापसी को लेकर अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती का निर्देश दिया है।